भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 3, टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान का पार्ट 43। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है, इन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी ये देश के शासन के आधार है। ये समाजवाद, गांधीवाद, बौद्धिक उदारवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांतों से भी प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा की जाएगी, केटीसा का कथन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था निर्मित करेगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकेगी। अनुच्छेद 38 के अनुसार सभी नागरिकों को जीवन यापन देने का अधिकार, धन एवं उत्पादनों के साधनों में एक रूपता, बाल श्रम पर निषेध और बच्चों को विकास का अवसर राज्य उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 39 में है ये बात कही गई। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था करेगा और सभी को समान रूप से न्याय की व्यवस्था करेगा तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का यह दायित्व बनता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सार्वजनिक हित का वह सर्वोत्तम साधन बन सके। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य धन के समान वितरण की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 के तहत स्वतः शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। अनुच्छेद 40 नागरिकों को काम व शिक्षा पाने का राज्य सहायता प्रदान करेगा तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व आसक्त के समय में लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य नागरिकों को काम की न्याय संगत व्यवस्था कराएगा, मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता को सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य कर्मकारों कामगारों के लिए न्याय संगत मजदूरी की व्यवस्था कराएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार संगठनों में प्रबंध में श्रमिकों की सहगामिता के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया जाएगा। अनुच्छेद 43 के तहत भारत के सभी नागरिकों के मध्य राज्य एक समान सिविल संहिता लागू कराएगा। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल सुरक्षा तथा शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 45 के तहत यह 2002 ईस्वी के 37वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित की गई है। राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा व अर्थोपार्जन संबंधी हितों की अभिवृद्धि में तत्पर रहेगा। अनुच्छेद 46 राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों को पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करे और इस प्रकार लोक स्वास्थ्य के स्तर में निरंतर सुधार की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करेगा और वन जीव को पार्जन का दायित्व उठाएगा। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखने व दोनों के अधिकारों व अस्मिता की रक्षा को सुनिश्चित करते हुए यह देखेगा कि ये दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्रों में अनावश्यक दखलंदाजी न करे। अनुच्छेद 50 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। अनुच्छेद 41 के तहत अनुच्छेद 350 के
और अनुच्छेद 351 वैसे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नहीं आते, पर वे इसी रूप में कार्य करते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान सुनिश्चित करना ये अनुच्छेद 350 के को है, और भारत की राज्य भाषा हिंदी को प्रोत्साहित करना यह अनुच्छेद 351 में कही गई है। मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के को में अनुच्छेद 51 के को के तहत स्थान दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मिली है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में संयुक्त किया गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्ष 2002 में 40वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़े जाने पर अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है, जो इस प्रकार है। मौलिक कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका निष्ठापूर्वक पालन करे। नंबर 3, प्रत्येक नागरिक देश की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करे। नंबर 4, प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की जी जान से सेवा करे। नंबर 5, भारत के समस्त लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करे। नंबर 6, हमारी समन्वित सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे व उनका आदर करे और संरक्षण करे। नंबर 7, देश की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसका संवर्धन करे। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानवतावाद का विकास करे और निरंतर ज्ञानार्जन कर देश सेवा में अपने ज्ञान को लगाए। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करे और हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहे। नंबर 10, प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। नंबर 11, माता पिता, अभिभावकों व संरक्षक अपने 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करे। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया है। राज्यों का पुनर्गठन। भारत में ब्रिटिश काल से ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस आधार पर बिहार, उड़ीसा तथा असम राज्यों का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत में जब दक्षिण में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की। एस.के. धर ने भाषा आयोग आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किए जाने का तीव्र विरोध किया। इस आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किए जाने की सलाह प्रस्तुत की। कांग्रेस कार्य समिति ने धर आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए जयपुर अधिवेशन बुलाया, जिसमें 3 लोगों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया। इन तीनों कांग्रेसी नेता की समिति ने भी विचार विमर्श कर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग एक स्वर में खारिज कर दिया। इस समिति का मत था कि इससे देश में एक और बड़े विभाजन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो भारत संघ के अहित में होगा। नेहरू, पटेल और सिद्धारमैया के जेबीपी समिति की रिपोर्ट सामने आते ही मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई पोट्टी रामलुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद तेलुगु नेता रामलुल्लू की मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई। इससे आंदोलन और तीव्र हो गया और स्थिति विस्फोट हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आनंद फानन में तेलुगु भाषाई के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन की घोषणा की गई।
1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। तब इसकी राजधानी कुर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी के पास किया, जिसकी अनुशंसा पर भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इस आयोग के अन्य सदस्य के.एम. पनिकर और पंडित हृदयलाल कंजूरू। 28 मई 1956 ईस्वी को पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र का गठन हुआ। 1 मई 1960 ईस्वी को भाषाई संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्य का गठन कर दिया गया। 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र वाले गोवा, दमन व दीव को भारत सरकार ने अपने अधीन कर भारत का अभिन्न अंग बना लिया। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में भाषाई संघर्ष के ही कारण नागा आंदोलन असम को विभाजित कर अलग राज्य नागालैंड बना। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य का विभाजन हो गया और पंजाबी भाषाई के लिए पंजाब और हिंदी भाषाई के लिए हरियाणा नामक 2 राज्यों बने। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जबकि 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मेघालय तथा मणिपुर राज्यों का गठन हुआ। 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को पुनः राज्य का दर्जा मिला, जबकि 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तरांचल उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, जिसे बिहार से काटकर बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य, अब 28 राज्य हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल है। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का उदय 18 फरवरी 2014 ईस्वी को लोकसभा द्वारा, 20 फरवरी 2014 ईस्वी को राज्यसभा द्वारा आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना नामक एक नए राज्यसभा के गठन संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 को पारित कर दिए जाने से देश का 29वां राज्य तेलंगाना बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हैदराबाद अगले 10 वर्षों तक नए राज्य तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की सामूहिक राजधानी होगी। 10 वर्ष के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अलग से बनेगी और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बनी रहेगी। ऐसा व्यवस्था किया गया था उस समय जब बंटवारा हुआ आंध्र प्रदेश का। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा के 42 सदस्य में से 25 स्थान आंध्र प्रदेश में रह जाएंगे, जबकि 17 स्थान तेलंगाना राज्य में होंगे तथा विभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कुल 175 स्थान और तेलंगाना राज्य विधानसभा में 119 स्थान होंगे। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 50 होगी, जबकि तेलंगाना की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 होगी। नवगठित तेलंगाना राज्य में 11/10/2016 को 21 नए जिलों के गठन के बाद अब इस प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 31 हो गई। एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य राज्यपाल द्वारा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य विधान सभाओं में नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश का जब तक नया उच्च न्यायालय गठित नहीं हो जाता, तब तक हैदराबाद उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य का संयुक्त उच्च न्यायालय बना रहेगा। क्षेत्रीय परिषद विभिन्न राज्यों की विशिष्ट समस्याओं पर विमर्श करने हेतु क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से होता है। इस परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अथवा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं। इस क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ये क्षेत्रीय परिषद केंद्र तथा राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय परिषद
शामिल राज्य और मुख्यालय। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में राज्य आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी दक्षिण क्षेत्रीय में आते हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन व दीव, दादर एवं नगर हवेली आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली ये पश्चिमी क्षेत्रीय में आते हैं और पश्चिमी क्षेत्रीय का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर ये सब राज्य पूर्वी क्षेत्रीय में आते हैं और इसका मुख्यालय कोलकाता है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सब मध्यवर्ती क्षेत्रीय में आते हैं और मध्यवर्ती क्षेत्रीय का परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अब लद्दाख भी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लद्दाख ये सब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय परिषद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के संविधान सभा ने तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2 अनुपात में है। 3 पट्टियां वाले तिरंगे झंडे के ऊपर का केसरिया रंग त्याग, जागृति तथा शौर्य व आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की पट्टी है जो शांति, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है जो समृद्धि एवं खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने की थी। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह अशोक चक्र हमें शौर्य और सत्य के मार्ग पर चलकर देश की प्रगति के लिए निरंतर कार्य करने का प्रेरणा देता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 समस्त भारतीय नागरिकों को व नागरिक संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे ने जनवरी 2004 ईस्वी को दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि में फहराया गया था। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्र ध्वज को आधा झुका दिया जाने की परंपरा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में 12 दिनों तथा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री तथा पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन, भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अस्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की प्रावधान है। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल, सारनाथ, वाराणसी के पास स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग पर मौजूद 4 सिंहों की आकृति को भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया है।
भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष के भाग अनुकृति को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था। सिंह स्तंभ की अनुकृति में 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके इस प्रकार बैठे हैं कि एक बार में 3 सिंह ही दिखाई पड़ते हैं। सिंह स्तंभ के नीचे लिखा सूत्र सत्म जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सिंह स्तंभ की आकृति के नीचे मध्य में उभरी नक्काशी में अशोक चक्र अंकित है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस प्रकार इस चित्र बल्लारी में एक हाथी और एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं। राष्ट्रीय प्रतीक को शासकीय कार्यों में भिन्न भिन्न रंगों में प्रयोग में लाया जाता है। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रीगण, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यगण व अधिकारी वर्ग तथा हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यगणों द्वारा उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय गान का दर्जा प्रदान किया है। राष्ट्रीय गान को प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण दत्त ने की थी। राष्ट्रीय गान को गाने के समय 52 सेकंड और संक्षिप्त गायन की अवधि 20 सेकंड है। संक्षिप्त गायन में इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही गाई जाती है। राष्ट्रगान को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। टैगोर ने 1919 ईस्वी में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। राष्ट्रगान का धुन तैयार करने का काम किया आजाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी के स्वतंत्र सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में उनके द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को प्रथम बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्षता उसमें कर रहे थे रहीमतुल्लाह साइनी। राष्ट्रगीत को गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड यानी कुल 65 सेकंड में भी गाया जाता है। भारतीय संसद का कोई भी अधिवेशन राष्ट्रगान से शुरू होता है और राष्ट्रगीत से समापन होता है। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर 22 मार्च 1957 ईस्वी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया गया। इसका प्रथम महीना चैत्र है, जो समानता समान वर्ष में 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक अदर नेशनल एंथम। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसको नेमलो न्यूसीफेरा गेरटन कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंगालेसिस। राष्ट्रीय फल आम मेगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ पेंथरा टाइग्रिस लिनियास। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित किया गया। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे प्लाटानिस्टा गैंगटिक 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया मुद्रा चिन्ह इस तरह का है। ये रो और आर का संयोगन से बना हुआ है। डी उदय कुमार ने इसे बनाया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, एलिफास इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका है, हाथी का। राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 31 अगस्त 2010 ईस्वी को हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। संघीय कार्यपालिका यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।